Hello everyone. So today we will discuss about profit and gain from business and profession. So in our previous video we had discussed about this topic already कि हमने अपने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हमारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है. हमारा थर्ड हेड है इनकम का, जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में गिवन है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, और इसको कंप्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या एडजस्टमेंट करनी होती है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम प्रॉफिट एंड गेन को कंप्यूट करते हैं तो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम अलाउ करते हैं एंड कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम डिसअलाउ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बिजनेस मीन द परचेज एंड सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटी विद अ व्यू ऑफ मेक प्रॉफिट. यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड गेन है वो किससे होता है, या तो हमारे बिजनेस से होता है या हमारे प्रोफेशन से होता है. सो इस हेड के अंदर वही चीजें आती हैं, जो भी इनकम आपको अपने बिजनेस से या प्रोफेशन से हो रही हैं उसको हम अपने इस इनकम के हेड के अंदर इंक्लूड करते हैं. और बिजनेस क्या होता है, जो भी आपको अर्निंग परचेज एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज हुई है जिसका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना ही था, वो हमारा क्या होता है, बिजनेस होता है. एंड प्रोफेशन क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जो आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल है, उसकी वजह से अर्निंग करा रही हैं, सो वो हमारी किस चीज के अंदर आ जाती है, प्रोफेशन. जैसे डॉक्टर है, टीचिंग है, ये सब क्या है, आपका प्रोफेशन है. क्योंकि आप डॉक्टर बिना किसी स्पेशलाइज डिग्री के अलावा नहीं बन सकते. मीन्स आपको क्या चाहिए होती है, एमबीबीएस की डिग्री चाहिए होती है. आप लॉयर बनते हो तो आपको क्या एलएलबी करनी होती है. सो ये सब क्या है, प्रोफेशन में वही आते हैं जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड डिग्री लिए हुए होते हैं, या फिर उन्होंने एक्सपर्टाइज कर रखी है और उन स्किल के बेसिस पे जब वो अर्निंग कर रहे हैं. सो एज ए प्रोफेशन आपको, या फिर आपके बिजनेसमैन में, यानी कि आपके बिजनेस में आपको जो भी अर्निंग होती है, जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं, वो हमारे किस चीज के अंदर इंक्लूड होते हैं, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. Profit and gain which is earned from business or profession come under the head profit and gain of income tax 1961. यानी कि ये हमारा थर्ड हेड है इनकम का, क्योंकि जब भी हम इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें इनकम ही कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि हमारा टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है. सो जब हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा थर्ड हेड जो इनकम का आता है वो है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो हमने एज ए डिस्कस किया कि आज हम क्या करेंगे, अलाउड एक्सपेंसेस एंड डिसअलाउड एक्सपेंसेस. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अलाउड एक्सपेंसेस. सो अलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन दोज एक्सपेंसेस विच आर अलाउड एज डिडक्शन आर नोन एज अलाउड एक्सपेंसेस. यानी कि वो एक्सपेंसेस जो आपके प्रॉफिट को कम करते हैं, अलाउ किया जाता है कि हाँ ये सही में एक्सपेंसेस हैं, एक्चुअल में एक्सपेंसेस हैं, इनको हमें कम करना है, एज ए डिडक्शन अलाउ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस. पहले आप अपने माइंड में ये सोचो कि अगर आपको अपना खुद का प्रॉफिट निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, कि जितनी आपने अर्निंग की, जितनी आपकी इनकम हुई, उसमें से क्या माइनस कर देते हो, जितना आपका खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, बचा हुआ क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कि आप सामान खरीद के लाए 20,000 का, आपने उसको कितने का बेच दिया, 25,000 का, तो 25,000 क्या है, आपकी अर्निंग है. 20,000 का आपका खर्चा था, तो 25,000 में से 20,000 गए, कितने बचे, 5,000. यानी कि ये जो 5,000 है ये आपकी क्या है, प्रॉफिट है. तो सिमिलरली जब आप प्रॉफिट को निकालते हो तो जो आपने 20,000 माइनस किए थे एज ए एक्सपेंडिचर, वही हम देखेंगे कि क्या वो एक्सपेंडिचर अलाउ है या नहीं. सो अलाउेबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एज अ एक्सपेंसेस हमारे इनकम टैक्स में अलाउ हैं, यानी कि उनको हम एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं और वो हमारे प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उनकी डिडक्शन हम अलाउ करते हैं. It means these expenses are mentioned in Income Tax Act as expenditure for deduction in profit. यानी कि ये वो expenses होते हैं जो हमारे profit को कम कर देते हैं या फिर profit में as a deduction allow होते हैं. If these expenses are not deducted from profit, so we have to deduct them. कि कई बार क्या होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो कई बार हम लिखना भूल जाते हैं कुछ एक्सपेंसेस को. तो अगर जो हमारे अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जिनको हम अलाउ कर रहे हैं इनकम टैक्स में, उनको अगर हमने भूल गए हैं उसको लिखना प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका मतलब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,00,000, लेकिन हमने ना 20,000 के एक्सपेंसेस हैं जो अलाउड हैं लेकिन उन्हें लिखा ही नहीं. इसका मतलब 20,000 के एक्सपेंसेस को हमने अभी लिखा नहीं है, भूले हुए हैं, यानी कि हमारा 1,00,000 कंप्लीट प्रॉफिट नहीं है, अभी 20,000 उसमें से और कम करने हैं, डिडक्ट करने हैं, तब हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 80,000 का. तो इसका सिंपल मतलब यही है कि अलाउेबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं, हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं, और अगर ये अलाउ नहीं किए गए हो, माइनस नहीं किए गए हो, तो हमें इन्हें डिडक्ट कर देना चाहिए.
अब हमारे डिडक्शंस कौन कौन सी अलाउड होती हैं, यानी कि अलाउेबल एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट इज साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर सेक्शन 35, यानी कि जब आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो, चाहे वो उसमें दो तरीके हो सकते हैं, आउटसाइड एजेंसी कर रही है और इन हाउस, जब हमारी डोमेस्टिक हमारे नेशन की एजेंसी करती है और आउटसाइड एजेंसी यानी कि आउटसाइडर्स फॉरेन की एजेंसी कर रही है। सो उसमें क्या क्या कितनी डिडक्शंस अलाउड होती हैं। फर्स्ट इज आउटसाइड एजेंसी रिलेटेड और अनरिलेटेड टू बिजनेस। जब हम आउटसाइड एजेंसी की बात करते हैं तो वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बिजनेस से रिलेट करती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजनेस से रिलेट नहीं करती। Any research expenditure incurred in research by given authority will be 100% deduction, यानी कि जो भी रिसर्च की जाएगी इन गिवन अथॉरिटी की तरफ से वो क्या होगी, 100% डिडक्टेबल होगी। इसका मतलब क्या है, इन रिसर्च को करते हुए जितना भी खर्चा होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, उसको हमें कंप्लीटली अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट 10 लाख है और इन रिसर्च को करने में हमारा जो है 8 लाख का खर्चा हुआ है, तो 8 के 8 लाख हम क्या कर देंगे, 10 लाख में से डिडक्ट कर देंगे और हमारा प्रॉफिट बचेगा 2 लाख। सो हमारी जब भी हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो आउटसाइड एजेंसी कर रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड हो। अगर बिजनेस से रिलेट नहीं भी करती तो भी हम क्या करते हैं, 100% डिडक्शन अलाउ करते हैं हमारे प्रॉफिट में से। सो वो एजेंसीज कौन कौन सी होती है जो रिसर्च कर सकती हैं, अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसा कॉलेज जिसको अप्रूवल मिला है, वेरिफिकेशन यानी कि उसके पास पावर है रिसर्च को कंडक्ट करने की, अगर वो कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो प्रॉफिट में से लेस किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च कंपनी एक कंपनी है, अभी फर्स्ट क्या था, यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, एक ऐसी कंपनी है जिसको राइट मिला है, ऑथराइजेशन मिली है, अप्रूवल मिल चुका है कि वो रिसर्च कंडक्ट कर सकती हैं, और अगर वो रिसर्च कंडक्ट कर रही हैं तो उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो हमारे प्रॉफिट में से कंप्लीटली यानी कि फुली डिडक्टेबल होगा। कैरिंग सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, कोई भी कंपनी एजेंसी सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च कर रही है, कंडक्ट कर रही है, उसका भी एक्सपेंडिचर क्या होता है, फुली हमारा डिडक्टेबल होता है। नेशनल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी कि जैसे IIT है तो वहाँ पे जो भी हमारी नेशनल लेबोरेटरी है, वहाँ पे जो भी होता है, जितनी भी रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं वो क्या होती है, फुली डिडक्टेबल होती हैं। तो इसका सिंपली मतलब है कि चाहे वो बिजनेस से रिलेट करती हो या ना करती हो, अगर वो हमारी आउटसाइड एजेंसी कर रही है तो क्या होंगी, वो 100% डिडक्टेबल होंगी, वो हमारे प्रॉफिट में उसका जितना भी खर्चा होगा वो हम लेस कर देंगे। इन हाउस, अगर वो हमारी इन हाउस हो रही हैं तो वो हमारे बिजनेस से रिलेट होनी चाहिए। जब तक वो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करेंगी तब तक हम एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई आपने खर्चा किया लेकिन वो आपके बिजनेस से रिलेट था ही नहीं, तो आप उसको अपने प्रॉफिट में से लेस नहीं करोगे। आप अपने प्रॉफिट में से तभी लेस करोगे जब वो आपके बिजनेस से रिलेट करती होंगी। और इन हाउस में भी क्या है, हमारा 100% डिडक्शन अलाउ है, लेकिन वो बिजनेस से रिलेट करता होना चाहिए, खुद की लैंड और बिल्डिंग से रिलेट करता नहीं होना चाहिए। नाउ सेक्शन 33A(b) टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। अभी हमने जो फर्स्ट किया वो क्या था, हमारा साइंटिफिक रिसर्च। अब सेकंड क्या है, टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट, यानी कि जो टी कॉफी एंड रबर की डेवलपमेंट करते हैं उनका कितना एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल होता है उनके प्रॉफिट में से। An individual who is growing and manufacturing coffee, tea and rubber in India will be liable to pay tax and must deposit the amount of board frame for tea, coffee and rubber। यानी कि जो भी हमारा एक इंडिविजुअल है जो किस चीज में काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, टी की, कॉफी की या फिर रबर की, तो उसको क्या करना होता है, टैक्स तो देना ही होता है। और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, टी का बोर्ड अलग है, कॉफी का अलग है, यानी कि कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, जो भी हमारी ऑथराइज्ड बोर्ड है उनमें एक अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है। और इसमें अब कितना अमाउंट डिडक्टेबल होता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी इक्वल टू 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस, यानी कि जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट कराया है, फॉर एग्जांपल टी बोर्ड में आपने 40,000 डिपॉजिट कराया है, सो 40,000 या फिर 40% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट, जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसका 40%, जो भी उन दोनों में से लेस होगा ना उसको हम एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे, उसको हम अपने प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट है 1 लाख का और हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया है, 40,000 टी बोर्ड में, और
हमारा प्रॉफिट 1 लाख का है, यानी कि 1 लाख का 40% कितना हो गया, 40,000 ही हो गया, और हमने डिपॉजिट भी 40,000 कराया है, यानी कि इसमें से कुछ लेस नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 40,000 की क्या कर देंगे, डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो 1 लाख में से 40,000 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60,000 हमारा प्रॉफिट होगा। सो डिडक्शन कितना होगा, 40% ऑफ प्रॉफिट, या फिर जो भी अमाउंट हमने पे किया है, डिपॉजिट कराया है, विच एवर इज लेस इज अलाउ एज डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट। सेक्शन 33A(B)(A) डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम, यानी कि जो पेट्रोलियम को बनाने में, एक्सट्रैक्ट करने में, नेचुरल गैस को बनाने में जो लोग लगे हुए हैं उनको कितना, उनका जितना एक्सपेंडिचर आता है उस वो कितना माइनस होता है। सो अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इंडिविजुअल मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर आप पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से रिलेटेड वर्किंग कर रहे हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। जैसे टी कॉफी वाले में क्या था, आपको टी एंड कॉफी बोर्ड में अमाउंट डिपॉजिट कराना होता था। सिमिलरली इसमें भी हमें गवर्नमेंट को क्या होता है, एक अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है, और इसमें हमें कितना डिडक्शन होता है कि जितना भी हमने अमाउंट डिपॉजिट कराया है और 20% ऑफ प्रॉफिट, उसमें से जो भी कम है उसको हम प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे, वो डिडक्शन अलाउ होगी। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से लेके चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितने का है, 1 लाख का है। 1 लाख में से हमने उसको कितना दे रहे हैं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हम 10,000 डिपॉजिट करा रहे हैं, और 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000, यानी कि 20,000 तो हमारा 20% ऑफ प्रॉफिट है, और 10,000 हम सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रहे हैं। तो 10 और 20,000 में से कौन सा कम है, 10,000, तो इसको एज अ डिडक्शन हम अलाउ करेंगे, यानी कि 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे और हमारा प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 90,000। सेक्शन 35D(D) इन केस ऑफ डी मर्जर, हम क्या होता है, जब भी हम डी मर्जर करते हैं या फिर दो कंपनियों को इकट्ठा एमेग्लेट कर देते हैं, मिला देते हैं, उस टाइम पे जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हमारा कितना डिडक्शन अलाउड होता है, 20%। यानी कि जितना भी आपका एक्सपेंडिचर आया है डी मर्ज करने में या फिर उनको इकट्ठा करने में, जो एमेग्लेट करना, यानी कि एक कंपनी है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग के साथ मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। सो जब हम एमेग्लेट करते हैं तब जो एक्सपेंडिचर आया है उसका 20% क्या होगा, डिडक्शन अलाउ होगी। यानी कि अगर हमारा 5 लाख जो है हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसका मीन्स हमारा 1 लाख क्या हो जाएगा, 20% हमारा क्या हो जाएगा, एज अ डिडक्शन अलाउ हम कर देंगे। लेकिन इसको हमें कैसे पे करना होता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम इस डिडक्शन को अलाउ करेंगे। देन सेक्शन 35D(D)(A) वॉलंटरी रिटायरमेंट इन दिस एक्सपेंसेस विल रिटर्न टू 20% इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कि जो भी आप वॉलंटरी रिटायरमेंट करते हो, एक तो आप किसी जॉब में काम कर रहे हो और आपकी रिटायरमेंट क्या है, एज फिक्स होती है कि जब आप 65 के हो जाओगे तब आपका क्या होगा, रिटायरमेंट हम आपको देंगे और उसके बाद आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहे हो। तो जब आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेते हो, जो हमारी मोस्टली आर्मी के केसेस में होता है कि आप पर्टिकुलर कुछ ईयर सर्व कर चुके होते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है रिटायरमेंट लेने का। तो अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली तो उसके टाइम जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, जो एक्सपेंसेस आपके आए हैं, उसमें से 20% को आप क्या करते हो, माइनस कर देते हो अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि एज अ डिडक्शन वो क्या होता है, अलाउ होता है। Section 35E expenditure on prospecting of minerals, the deduction of allow is 1/10 of the such expenditure in 10 equal installment। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी मिनरल से रिलेटेड, यानी कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने से, उनका यूज करने से, उससे रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से कितना डिडक्ट होता है, आपके प्रॉफिट में से 1/10। यानी कि अगर आपका 2 लाख का हुआ है तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 को आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे अपने प्रॉफिट में से, और 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। यानी कि 20,000 को 10 में से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना, 2,000। तो 10 साल में हम क्या करेंगे, उसको 2,000 करके डिडक्ट करेंगे। देन सेक्शन 35AD इन दिस डिडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस इज अलाउड टू 100% ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। यानी कि ये हमारे स्पेशलाइज्ड बिजनेस से रिलेटेड होता है। यानी कि जो इंसान, जो इंडिविजुअल हमारे स्पेशलाइज्ड बिजनेस की वर्किंग करता है, ऑपरेशंस करता है, उसको हमारी 100% क्या होती है, डिडक्शन अलाउ होती है। यानी कि जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा उतना का उतना हम प्रॉफिट में से लेस कर देंगे।
अब हम स्पेसिफिक जो हमारा बिजनेस है, स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सेटिंग अप अ बिजनेस एंड ऑपरेशन ऑफ फॉर वेयर हाउस ऑफ स्टोरिंग शुगर, यानी कि शुगर को स्टोर करने के लिए जो हमारी हम बिजनेस करते हैं उसको एक प्रीमिसेस बनाते हैं, उसको बनाने के मीन्स वेयर हाउस हमने बनाया किस चीज के लिए? शुगर की स्टोरिंग के लिए। उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर आया वेयर हाउस को बनाने का, उसकी सिक्योरिटी फिक्स करने का, वो सारा क्या होगा? 100% डिडक्टेबल होगा। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इन हैंड कंटेनर डिपोट, यानी कि आप इन हैंड कंटेनर डिपोट बना रहे थे, उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर आया जिस भी चीज से रिलेट करता हुआ उसको हम क्या कर देंगे? 100% प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर आते हैं वो हमारे 100% डिडक्टेबल हो जाते हैं। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, यानी कि बी जो होती है, मधुमक्खी होती है, उनकी कीपिंग के लिए आपने जो एक्सपेंडिचर एक प्लेस बनाया है ताकि उनसे वैक्स बनाया जा सके या फिर हनी बनाया जा सके, तो जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर इस पे होगा वो भी हमारा क्या होगा? 100% अलाउड होगा एज ए डिडक्शन हमारे प्रॉफिट में से। सेटिंग एंड अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए जब आप वेयर हाउस करते हो तो भी वो 100% डिडक्टेबल है। हम एक ऐसा हॉस्पिटल बना रहे हैं जो कम से कम 100 बेड्स को कंसिस्ट करता हो, तो भी उस पर जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा वो क्या हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर आ जाएगा और 100% प्रॉफिट में से डिडक्टेबल होगा। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। कोल्ड चेन फैसिलिटी किस चीज के लिए होती है? जो भी हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, यानी कि जो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाते हैं, जैसे हमारी वेजिटेबल्स हैं, तो उसको हमें क्या रखना होता है? एक रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, कोल्ड चेन में रखना होता है। सो उसके लिए जब हमने कुछ सेटअप किया है या फर्टिलाइजर के लिए सेटअप किया है तो वो भी हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है और 100% क्या है? डिडक्शन अलाउ होती है। Section 35D for preliminary expenses deduction will be allowed to maximum 5% of expenditure in 5 equal installment, यानी कि सेक्शन 35D किस चीज को इंक्लूड करता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो उससे पहले के जो आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कोई भी काम करते हो उससे पहले जो प्रिलिमिनरी, उससे पहले जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं और उन एक्सपेंसेस का 5% जो है वो एक्सपेंडिचर अलाउ होता है एज ए डिडक्शन, वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। सेक्शन 35CCA यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए ऐसे एरियाज हैं जो विलेजेस हैं जो डेवलप्ड नहीं है, वीकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, उसकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, उनकी डेवलपमेंट के लिए जब आप कुछ करते हो तो उसमें क्या होता है? 100% रिडक्शन अलाउ होता है। सेक्शन 35CCC एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, यानी कि एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए, एडवांस बनाने के लिए, उनकी जो प्रॉफिट है उसे इंक्रीज करने के लिए जो भी आप वर्किंग करते हो, ऑपरेशन करते हो, वो भी हमारा 100% डिडक्शेबल अलाउ होता है। सेक्शन 35CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हो जिसमें आपको टेक्निकल स्किल प्रोवाइड की जाती है, अदर काइंड ऑफ स्किल आपको प्रोवाइड की जाती है, तो भी वो क्या होता है? 100% डिडक्टेबल होता है, यानी कि उसमें जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर आएगा प्रॉफिट में से कंप्लीटली डिडक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किए अलाउड एक्सपेंसेस, यानी कि जो कंप्लीटली अलाउड थे या फिर एक परसेंटेज तक अलाउ थे हमारे प्रॉफिट में से डिडक्ट करने के लिए। नाउ डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या होंगे? जो प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, यानी कि एक ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं किए जाते एज ए एक्सपेंसेस। सो अगर हमने इन्हें पहले से माइनस कर रखा होगा और ये डिसअलाउड हैं तो इनको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। Disallowed expenses are those expenses which are not allowed as deduction from profit and gain of business and profession, यानी कि जब भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं, सो हमारे प्रॉफिट को ये कम नहीं करेंगे क्योंकि ये डिसअलाउड हैं, एज ए एक्सपेंसेस ये ट्रीट ही नहीं किए जाते। तो अगर हम इन्हें एज ए एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट कर चुके हों, यानी कि इन्हें डिडक्ट कर चुके हों, तो हम इन्हें ऐड बैक कर देते हैं क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। इट मीन्स व्हेन दीज एक्सपेंसेस आर गिवन वी नीड नॉट टू डिडक्ट देम, कि अगर ये एक्सपेंसेस हमें गिवन है तो हमें इन्हें प्रॉफिट में से माइनस करना नहीं होता है क्योंकि ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, और अगर हम इसे माइनस कर चुके हैं तो हमें इन्हें ऐड बैक कर देना चाहिए। डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, अब वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जो डिसअलाउड होते हैं? तो फर्स्ट हमारा है जो भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो हमारी किस में आती है? डिसअलाउड हमारी एक्सपेंसेस में आती है, यानी कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी एडवर्टाइजमेंट है तो उसको आप अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं करोगे, उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें।
अमाउंट पेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि आपने इंडिया के बाहर की जो टेरिटरी है, फॉरेन नेशन में अगर आपने कोई अमाउंट पे किया है, चाहे वो फॉरेन कंपनी को किया हो, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को किया हो, यानी कि वो जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, अगर आप अमाउंट पे करते हो और उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर लगता है या फिर जितना आपने अमाउंट पे किया है वो एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगा और उसको आप प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। अमाउंट पेड टू नॉन रेजिडेंट विदाउट पेमेंट ऑफ TDS, यानी कि बिना टैक्स का पे किए अगर आपने NRI को कोई भी अमाउंट पे किया है तो वो भी एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, उसको भी आप प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव्स, यानी कि जो आपके रिलेटिव हैं उसको जितनी प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट होती है उससे आपने एक्सेस पेमेंट कर दी है, यानी कि जितनी लिमिट होती है उससे ज्यादा अगर आपने पेमेंट कर दी है तो भी वो मीन्स जितनी लिमिटेड है वो तो एज ए डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक्सेस पेमेंट करते हो, एक्सेसिव पेमेंट करते हो तो उसको आप अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। उसको ये नहीं दिखा सकते कि ये मेरा लॉस है या एक्सपेंस है इसलिए मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, नहीं, आप उसको डिडक्ट नहीं कर सकते हो। कैश पेमेंट टू एन इंडिविजुअल पर डे इन एक्सेस टू 10,000 इज डिसअलाउड, कि आप एक इंडिविजुअल को एक दिन में 10,000 से ज्यादा की कैश पेमेंट करते हो, 10,000 तक की तो क्या होगी, डिडक्शन अलाउ होगी। फॉर एग्जांपल कि आपका जितना भी प्रॉफिट था आपने किसी को 10,000 रुपए पे किए हैं तो आप उसमें से माइनस करोगे क्योंकि आपके हाथ से पैसा जा रहा है, तो आपका अगर 1 लाख था तो 90,000 बच जाएगा। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करते हो एक ही दिन में तो क्या होगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा, उसे आप माइनस नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर वो जो एम्प्लॉय है वो किस चीज से रिलेट करता है, मींस अगर आपकी ग्रेचुटी, रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आप उसे प्रोवाइड करा रहे हो तो फिर उसका लिमिट कितनी होती है, 50,000 तक की होती है। 50,000 से ज्यादा अगर आपने कर दिया तो फिर वो डिसअलाउड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, जो भी हमारे प्रोविजन होते हैं ना वो हमेशा डिसअलाउड ही होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोविजन हो। तो अगर आपने ग्रेचुटी के लिए प्रोविजन दिया है तो भी वो डिसअलाउड होगा, उसको आप प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं कि जो एक कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज को जो फ्यूचर के लिए होता है, यानी कि उसकी जो भी उसकी सैलरी होती है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जाता रहता है और एक लंप सम पेमेंट मीन्स फाइनली उसे जैसे इकट्ठा हो गया जितना भी 10 साल 15 साल बाद उसे फाइनली वो सारा अमाउंट दे दिया जाता है। लेकिन अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, यानी कि वो किसी स्टैट्यूटरी उसमें मेंशन नहीं है या फिर आप कोई किसी भी ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट करते हो जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो वो भी क्या है, एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जा सकता। एक्सपेंसेस ऑफ इलीगल बिजनेस, यानी कि ऐसा बिजनेस जो लॉ की आईज है उसमें वो वैलिड नहीं है तो वो क्या होगा, इलीगल है, और इलीगल बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको आप अपने प्रॉफिट में से लेस नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है यानी कि 2-3 इंडिविजुअल मिलकर एक फर्म को चला रहे हैं, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड होंगे। रिम्यूनरेशन पेड बाय एनी पार्टनर इन एक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डिड, यानी कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट बना है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप डिड में जितनी रिम्यूनरेशन अलाउ है उससे ज्यादा अगर आपने रिम्यूनरेशन पे कर दी तो वो डिसअलाउ हो जाएगी, यानी कि उसको आप माइनस नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल और पेमेंट ऑफ एनी सैलरी और बोनस ऑफ नॉन वर्किंग पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो वर्किंग में नहीं है उसको अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो तो वो भी क्या होगी, डिसअलाउड होगी, प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगी। इन केस ऑफ वर्किंग पार्टनर, पेमेंट ऑफ वर्किंग पार्टनर और मैक्सिमम अमाउंट अंडर सेक्शन 40B विच एवर इज लेस विल बी डिसअलाउड, यानी कि जब आप वर्किंग पार्टनर को पेमेंट करते हो तो जितना मैक्सिमम अमाउंट अलाउ है और जितनी भी हमने पेमेंट की है उसमें से जो भी हमारा कम होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, यानी कि उसको हम माइनस नहीं कर सकते। देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहे हैं यानी कि ट्रांजैक्शन जो भी हम कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो हमारा टैक्स लगता है उस पे अगर हम दे रहे हैं तो वो भी डिसअलाउ होता है, उसको हम माइनस नहीं कर सकते प्रॉफिट में से। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अगर हमें देना है, हमें मिलता है टैक्स ये फ्रिंज बेनिफिट, तो उसको भी हम क्या करते हैं, डिडक्टिव अलाउड नहीं है, यानी कि डिडक्शन उसका अलाउ नहीं है। वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, जो आपने वेल्थ टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स पे किया है, उस इनकम पे वो भी एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं है, उसको भी आप नहीं कर सकते डिडक्ट अपने प्रॉफिट में से। डोनेशन एंड चैरिटी, यानी कि आपने किसी को डोनेट कर दिया है कुछ अमाउंट ऑफ मनी या फिर चैरिटी में दे दिया है, किसी मींस पुअर पीपल्स को आपने चैरिटी दे दी है, तो वो भी आपका क्या है, एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं किया जाएगा और प्रॉफिट में से आप लेस नहीं कर सकते।
डायरेक्ट टैक्स को भी आप लेस नहीं कर सकते। डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आपने डोनेशन दी है या फिर पॉलिटिकल पार्टी ने डोनेशन दी है, तो उसको भी हम क्या है प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे हम एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते हैं। पेनल्टीज एंड फाइन, आप कोई पेनल्टी दे रहे हो यानी मीन्स आपकी जो आपने कुछ चीजें फॉलो नहीं की, डिसोबे किए कुछ रूल्स को, प्रोविजंस को, उसकी वजह से आपको फाइन देने पड़े हैं, पेनल्टी देनी पड़ी है, वो भी एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं किए जाते और डिसअलाउड होते हैं। एंड गिफ्ट, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो वो भी आप अपने बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं मान सकते और उसे अलाउ नहीं कर सकते, तो उसे भी आप अपने प्रॉफिट में से लेस नहीं करोगे। सो सिमिलरली आधी चीजें तो वही हैं जो बिजनेस से रिलेट ही नहीं करती, तो हम उसे बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस कर भी नहीं सकते। सो आज हमने क्या किया, अलाउड एक्सपेंसेस एंड डिसअलाउड। अलाउड क्या होता है, जो आपके प्रॉफिट को कम कर देती है, एंड डिसअलाउड यानी कि जिसको आप प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन